हम्म। आशासुरासी भवदंगवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैरिन् निन्दितशारदेन्दुं वन्देरविन्दासनसुन्दरी त्वाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महामना के ज्ञान रूपी अवतंस में स्थापित वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वैदिक गणित विषयक 7 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में मैं शिवार्चित मिश्र वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में शरद ऋतु के समान बढ़ते हुए क्रम में हम सभी ने पिछले 5 दिनों में आचार्य श्री विश्वकर्मा गुरु जी द्वारा गुणा, वर्ग एवं घन की विधियों का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज इस वेबिनार का 6वां दिवस है। अतः मैं समय व्यतीत ना करते हुए हम सभी विद्याविलासियों को वेदों में विज्ञान के अन्वेषण का आधार प्रदान करने वाले वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरु जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही जैसा कि पूर्व निहित है कि आज का विषय वर्गमूल एवं घनमूल है, अतः हम सभी छात्र जो कि वैदिक गणित में शैशवावस्थापन्न हैं, अतः हम सभी को वैदिक गणित में किशोरावस्था की ओर वृद्धि प्राप्त कराने वाले एवं अंकों के दुर्लभ रहस्य को सरलतम विधियों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में स्थापित कराने वाले आज के मुख्य वक्ता एवं प्रशिक्षक तथा वैदिक गणित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर श्री कैलाश विश्वकर्मा गुरु जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा गुरु जी से अनुग्रह करता हूं कि वर्गमूल एवं घनमूल जैसे जटिल विषयों में हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। प्रोफेसर विश्वकर्मा गुरु जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमाराध्या माँ सरस्वती भगवती वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, वैदिक विज्ञान केंद्र के समस्त प्राध्यापक एवं सहयोगी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं, इस अंतर्जाल कार्यशाला में उपस्थित समस्त विद्वान प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं, प्रिय छात्र छात्राएं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, आज अपनी इस कार्यशाला का 6ठ दिवस है। हम सब वैदिक गणित की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब वर्गमूल और घनमूल का अध्ययन करेंगे। प्रथम दिवस हमने प्रशिक्षण के क्रम में वर्ग क्या होता है उसकी 7 विधियों का अध्ययन किया था। कल हम सब ने घन की गणना कैसे करते हैं उसका विचार किया था।
आप सबसे निवेदन किया था कि आप सब 10 से 99 तक की कम से कम 10 संख्याओं का वर्ग और घन गणना करके आएंगे। मुझे विश्वास है आपकी डायरी में वह अंकित होंगे। अभी हम अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उसका वर्गमूल और घनमूल देख कर ही निकाल सकते हैं। वैदिक गणित का एक सूत्र है विलोकनम। विलोकनम यानी देखना। दिखाई तो सबको पड़ता है, मेरे जैसे लोगों को तो चश्मा भी लगाना पड़ता है देखने के लिए, लेकिन हमको वैदिक दृष्टि से और प्रश्नों का अवलोकन करना और उनका समाधान करना, ये इस विधि का वैशिष्ट्य है। पहले हम घनमूल करेंगे, तदुपरांत वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ पर अंक घन और तालिका बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 का घन 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 36 है, 4 का 64 है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। दस यद्यपि अंक नहीं है, इस दार्शनिक प्रणाली का आधार है, लेकिन इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। बीजांक क्या होगा? यहाँ पर 1 है, 8 9 1 8 9 1 8 9 1, ये बीजांक हो गया। हम जो भी बात करेंगे पूर्ण घन के बारे में बात करेंगे। आज जो बात करना है हमें पूर्ण घन संख्या के बारे में बात करना है। और पूर्ण घन संख्या का भी घनमूल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो पूर्ण घन की बात करने वाले हैं। तो पहले बात तो ये देखिए कि अपूर्ण घन के बारे में क्या कहते हैं। अपूर्ण घन संख्या कौन सी हो माने जा रही? तो यहाँ जो बीजांक है 2 से 7, 1 के बाद सीधे 8 है और 9 है। तो अगर किसी संख्या का बीजांक 2 से 7 तक है, 2 3 4 5 6 7 8 7, तो हम कहेंगे वो अपूर्ण घन संख्या। यदि किसी संख्या का बीजांक 2 3 4 5 6 7 है तो वह अपूर्ण घन है, या
निश्चिंतता पूर्वक कह सकते हैं। और अगर पूर्ण घन संख्या है तो उसका बीजांक 1, 8, 7, 1, 8, 9 होता है। अपूर्ण घन, अगर किसी संख्या का बीजांक ये है तो अपूर्ण घन संख्या हो। अगर पूर्ण घन संख्या वो कह रहे हैं तो बीजांक 1, 8 या 9, 1, 8, 9, 1, 8, 9, 1, 8, 9, 1, 8, 9 ये क्रम है। तो अपूर्ण घन संख्या अगर बीजांक मालूम है तो सीधे बोल सकते हैं। पूर्ण घन संख्या दी है तो उसका बीजांक 1, 8, 9 होता है। किसी संख्या का बीजांक 1, 8, 9 हो तो पूर्ण घन संख्या होगी, आवश्यक नहीं। ये ध्यान रखने की बात है। यहां से ये तो सही है, लेकिन यहां से ये सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। पूर्ण घन संख्या है तो बीजांक 1, 8, 9 होता है। किसी संख्या का बीजांक 1, 8, 9 है तो आवश्यक नहीं कि वो पूर्ण घन संख्या हो, ये ध्यान रखने की बात। और अगर 1 शून्य है या 2 शून्य है तो भी वो अपूर्ण घन संख्या होगी। यहाँ पर कितने शून्य हैं? यहाँ पर 3 शून्य हैं। इस जगह पर यहाँ 1 शून्य के साथ 3 शून्य। तो अगर संख्या में 1 शून्य है या 2 शून्य है तब भी वो अपूर्ण घन संख्या है, ये ध्यान रखने की बात। ठीक, तो पूर्ण घन संख्या की पहचान और अपूर्ण घन संख्या की पहचान कैसे करना, ये आपके ध्यान में लगेगा। ठीक है, आगे विलोकनम, देखना। क्या देखना? इस तालिका का विचार करते हैं। यहां पर घन का इकाई अंक, फिर घनमूल का इकाई अंक, देखते हैं। यहाँ ये घन संख्या है, इसका इकाई अंक देखिए क्या है? 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0। 3 प्रकार की श्रेणियां बनती हैं। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये घन है, ये घनमूल है। यहाँ 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, और 9 है तो 9 है। यानी 1, 4, 5, 6 और 9, इसकी पुनरावृत्ति है। क्या मतलब? अगर 1 है तो 1 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, और 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9। इन अंकों की पुनरावृत्ति। ये जो 5 अंक हैं, 1, 4, 5, 6, 9, इन सबकी पुनरावृत्ति है। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी, यहाँ 7 है तो 3 है, और 8 है तो 2 है, 3 है तो 7 है, और 2 है तो 8। यानी 8, 7, 3, 2। 8 है तो 2, 7 है तो 3, 3 है तो 7, 2 है तो 8। 8 में क्या है?
2 है, 7 में 3 है, 3 में 7 है और 2 में 8 है। ये मित्र हैं। आठ का परम मित्र 2, 7 का परम मित्र 3, 3 का परम मित्र 7 और 2 का परम मित्र 8। ये दूसरा है। 9 अंकों की बात हो गई। अब यहां पर देखें कितने शून्य हैं। अगर 3 शून्य है तब एक शून्य आएगा। हमने घन का इकाई अंक देखा तो घनमूल का इकाई अंक देख लिया। घन का इकाई अंक मालूम है तो घनमूल का इकाई अंक हम निकाल सकते हैं। ये एक। अब इसी तालिका का और विलोकन करते हैं। ये 3 बातें हमारे ध्यान में आ गई। क्या 1 4 5 6 9 की पुनरावृत्ति होगी, 8 7 3 2 में परम मित्र होगा और 3 शून्य है तो 1 शून्य आएगा। अब यहां से संख्या और निकटतम घनमूल एक का घनमूल 1 है, 8 का 2 है। तो 1 से 7 तक क्या होगा? 8 का 2 है तो 1 से 7 तक का 1 होगा निकटतम। यहां देखें 8 का 2 है, 27 का 3 है तो 8 से 26 तक 2 होगा। आगे 27 का 3 है, 64 का 4 है तो 27 से और 63 तक 3 होगा। 64 का 4 है, 125 का 5 है तो 64 से 124 तक एक कम, एक न्यूनयन पूर्व है, इसका एक कम, यहां तक 4 है। आगे का 125 से 215 तक, 125 से 215 तक 5, 216 से 342 तक 6, 343 से 511 तक 7, 512 से 728 तक 8 और 729 से 999 तक 9। ये आ गया। 1 से 7 तक 1, 8 से 26 तक 2, 27 से 63 तक 3, 64 से 124 तक 4, 125 से 215 तक 5, 216 से 342 तक 6, 343 से 511 तक 7, 512 से 728 तक 8, 729 से 999 तक 9। अगर इतना हमारे ध्यान में आ गया है तो हम किसी संख्या का अब घनमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण घन हो। ये बात ध्यान में आ गई। तो 2 काम, घनमूल का इकाई अंक कैसे आएगा? अगर 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी परम मित्र की, 8 का परम मित्र 2, 7 का 3, 3 का 7, 2 का 8। और तीसरी कैटेगरी 3 शून्य है तो 1 शून्य। ये इकाई अंक के लिए। ये जो निकाला है ये दहाई अंक के लिए। कैसे होता है अभी देखते हैं।
संख्या है हमारी, मान लीजिए 1728, 1728, इसका और घनमूल निकालना है। अभी हमारे पास पद्धति क्या है? अभी हमारे पास पद्धति है कि इसके गुणनखंड करते हैं। चार से भाग दें तो 4 गुणे 4 चौको 16, 4 3 12, 4 दूनी 8। इसको भी 4 से भाग दिया जाए, 4 गुणे 4 एकम 4, 4 8 32। इसको भी 4 से भाग दें तो 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 4 का घन, और ये 27 भी 3 का घन, ये है। तो कैसे निकालते हैं? इसका 1 ले लेंगे और इसका 1 ले लेंगे, 4 3 12। इस तरह से करते हैं, ये गुणनखंड विधि है। अभी जो करने का ढंग है वो ये है। अभी जो निकालते हैं आप, वो गुणनखंड विधि से निकालते हैं, लेकिन विलोकनम से कैसे करना ये देखते हैं। 1728 के गुणनखंड करेंगे तो इस तरह का आता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, और ये 27। 27 क्या है? 3 का घन है। एक 4 यहां से लिया और 3 यहां से लिया, तो 4 3 12, ये इसका घनमूल गुणनखंड विधि से। इसको देख करके कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। एक 7 2 8, पहला काम तो ये है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं, ये देखना है। अगर पूर्ण घन है तो बीजांक 1 8 9 होगा। 7 और 2 9, 8 और 1 9, इसका मतलब इसका बीजांक 9 है। पूर्ण घन का बीजांक 9 होता है, ठीक है। अब 3 3 अंक के जोड़े बनाएंगे दाएं से बाएं, इस 3 के कारण से घनमूल है चूंकि, तो इसको तृतीय मूल भी बोलते हैं। घनमूल को तृतीय मूल, थर्ड रूट, इस 3 के कारण। तो एक जोड़ा हुआ 728 और एक जोड़ा हुआ 1। इसमें निर्धारण इकाई का करेंगे, इसमें निर्धारण दहाई का करेंगे। 2 जोड़े बन रहे हैं तो घनमूल में 2 अंक होंगे, इसका मतलब ये। दहाई में 1 है तो यहां आ जाइए, 1 का निकटतम 1 आ गया, और 8 है इकाई में, तो कौन सी कैटेगरी का होगा? घन का इकाई अंक मालूम है तो घनमूल का इकाई अंक 8 यहाँ क्या है? 2 होगा। 8 का परमित, ये 12 है, ये उत्तर हो गया, ठीक है। क्या किया? दाहिने से 3 अंक के जोड़े बनाए। ये जो पहला जोड़ा है बाईं तरफ से, इससे दहाई अंक निकालेंगे, और जो दूसरा जोड़ा है उसका इकाई अंक देखेंगे, यानी संख्या का इकाई अंक देख करके इकाई अंक निकालना। और ये जो जोड़ा है उससे दहाई अंक निकालना। अब आप 10 प्रश्न लेकर आए होंगे, उनके घनमूल देखिए जरा।
निकाल सकते हैं क्या? कौन सी कैटेगरी में है? एक संख्या है 50,653, इसका घनमूल निकालना है। तो एक जोड़ा ये हुआ, दूसरा जोड़ा ये हुआ। 50 कहां पर आएगा? 50 इस जगह आएगा। 27 और 64 के बीच में क्या आएगा? इसका 3 हो गया। और 3 का परम मित्र 7 हो गया। 7 3 10, इसका बीजांक 1 आएगा और 1 का घन बीजांक 1 आएगा। यहाँ पर भी 3 5 8, 8 6 14, 14 का 5, 5 5 10 का 1। तो इसका उत्तर आया 37। 37 ये ऋण संख्या है, अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 इस तरह की। यानी इसका गुणनखंड करना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक एक हम प्रयास करेंगे। सम नहीं है, विषम होगी। इकाई में 5 नहीं है तो 5 भी नहीं होगा। तो हमको 3 7 9 के लिए प्रयास करना पड़ेगा और गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 3 13 23 33 करना पड़ेगा, फिर 7 17 27 37 करना पड़ेगा, 9 19 29 39 करना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। एक और देखते हैं। 21 97, निकालिए जरा। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। 2 का 1 हो गया और 7 का बराबर 3 हो गया, तो ये 13 आ गया। और देखते हैं। आप जो 10 प्रश्न लाए हैं उनको किया क्या? इसका देखिए, 912 673। 912 कहाँ आएगा? यहाँ पर आ रहा है। कितना होगा? 9। और इसका 3 3 का परमित 7, तो 97 आ गया। 97 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ऋण संख्या है, प्राइम नंबर। ठीक है,
85, 73, 75। निकालिए जरा। 857 और 375। इकाई में 5, पुनरावृत्ति 5 में 5 और 857 9, 95 आ गया। बीजांक से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 5 है और 5 का बीजांक 8 है। देखते हैं 8 हमारे पास है। 5 7 12 का 3, 5 7 12 का 3, 3 3 6 3 9। उत्तर की भी जांच हो गई। का बीजांक 8 है और 5 की घन संख्या का बीजांक भी 8 है। उत्तर की भी जांच कर दिया। एक और लेते हैं। पाँच सौ 51, 368। 368 है, 551। 551 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 512 से 700, 551। ये हो गया 8 और 8 का परमित तो हो गया 2, 82 आ गया। हो गया। सात सौ 53, 571। 132, 651 माइनस करें जरा। इसमें से इसको घटाना है। इसका दहाई कितना आएगा? 9 आएगा और इसका दहाई कितना आएगा? 5 आएगा। तो 9 में 5 गया 4। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो शून्य आ गया। ये उत्तर आ गया सीधे। इसका दहाई 9, इसका दहाई 5, तो 9 में 5 गया 4। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो शून्य। वैसे ये तरह से है। तो दहाई में दहाई घटा दिया, इकाई में इकाई घटा दी और सीधे उत्तर लिखा। अगर प्लस करना है तो क्या हो जाएगा? 9 और 5 14 है, 1 और 1 2। सीधे उत्तर हो गया 142। एक और देखते हैं, कैसे करना ये बताएं।
262 144 ये घन है, प्लस 117 649 ये भी घनमूल है, प्लस 1728 निकाले जा रहे, 3 घन है, इनको जोड़ना। दो सौ बासठ 144 117 649 और 1728 262 कहाँ आ रहा है, ये 6 हो जाएगा, और 176 5 हो जाएगा, और ये 1 हो गया, तो 6 5 11 और 1 12 आ गया। 4 का 4 हो गया, 9 का 9 हो गया, 8 का 2 हो गया, 4 और 9 13 और 2 15 ये इकाई है और ये दहाई है, ये यहाँ जुड़ेगा, यानी हो गया 135। अगर यहाँ हम माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा, तो 6 में 5 गया, 1 और 1 2, 4 और 6 और ऋण के 9, तो ऋण के 3, यानी 20 में 3 कम, 17 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये घनमूल हो गया, और एक साथ जोड़ना घटाना भी आप कर सकते हैं। कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम वर्गमूल में आते हैं। वर्गमूल, इसको द्वितीय मूल भी बोलते हैं। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100।
बीजांक क्या हुआ यहाँ पर हुआ 1, यहाँ पर 4, 9, 7, 7, 9, 4, 1, 9, 1 अपना बीजांक हो गया ये। एक का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसका 1, 4, 9, 6 और 1 7, 2 5 7, 3 6 9, 4 यहाँ आ गया, 6 4 10 का 1, 8 1 9। तो अभी हम अपूर्ण वर्ग की बात करेंगे। इस तालिका का विलोकन हम करते हैं। पहली बात तो करते हैं बीजांक से। कौन सा बीजांक नहीं है? बीजांक हमारे हैं 1, 4, 7 और 9। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो बीजांक 1, 4, 7, 9 होता है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या दी है तो उसका बीजांक 1, 4, 7, 9 होगा। ये तालिका बता रही है। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 2 और 3 नहीं है, यहाँ पर 5 और 6 नहीं है, और यहाँ पर 8 नहीं है। यानी किसी संख्या का बीजांक 2, 3, 5, 6, 8 है तो आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि वो अपूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये कहने का मतलब। अगर पूर्ण वर्ग है तो बीजांक ये होगा, बीजांक ये है तो पूर्ण वर्ग होगा, ये आवश्यक नहीं है, ये ध्यान में रहे। पूर्ण वर्ग है तो ये सत्य है, ऐसा है तो ये सत्य नहीं है, ये ध्यान में रहे। यहां से ये सत्य है, यहां से ये सत्य होगा कोई जरूरी नहीं, ये ध्यान में रहे। एक बात। दूसरा, इकाई में कौन कौन से अंक आ रहे हैं? इकाई अंक जो आ रहे हैं 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में 1, 4, 5, 6, 9 और 2 शून्य, इतना है। कौन से अंक नहीं है? तो 2, 3 नहीं है और यहाँ 7, 8 नहीं है। ये आपस में परम मित्र हैं। यानी अगर इकाई में 2, 3, 7, 8 है तो आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि वो अपूर्ण वर्ग है। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 है तो हम कहेंगे अपूर्ण वर्ग है। और अगर एक शून्य है या विषम शून्य है, 1, 3, 5, 7, तो भी अपूर्ण वर्ग है। इस तालिका से इतनी बातें हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर बीजांक 2, 3, 5, 6, 8 है तो अपूर्ण वर्ग है। इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो भी अपूर्ण वर्ग है। शून्यों की संख्या विषम है तो भी अपूर्ण वर्ग है। यह आप निश्चिंता पूर्वक कह सकते हैं। अगर पूर्ण वर्ग है तो उनका बीजांक 1, 4
7 9 है। पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 1 4 7 9 होता है। पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 1 4 5 6 9 होता है। पूर्ण वर्ग में शून्यों की संख्या सम होती है। ये ध्यान रखने की बात ना। हो गया। अब आगे बात करते हैं। पूर्ण वर्ग की अपूर्ण वर्ग की पहचान करने की कुछ बातें बताई हैं, और भी बातें हैं। जब आप और गहराई पर जाएंगे तो और भी बातें निकाली जा सकती हैं। द्वितीय मूल निकालते कैसे हैं? जैसे 96.04 इसका वर्गमूल निकालना है, ऐसा लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्गमूल की या द्वितीय मूल। कैसे करेंगे? अभी जो हमारे पास उपलब्ध विधि है वो गुणनखंड विधि है। इसके गुणनखंड करते हैं। कैसे करेंगे गुणनखंड? 96.04 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8 4 चौको 16 0 1। और इसमें ये 49 का वर्ग है। ये जो लिखा है 49 का वर्ग है, यानी 7 से भाग जाएगा तो 7 7 त्रिका 21 7 चौक 28 और 7 त्रिका 21 343। ये हमको मालूम है। क्या हो गया? 2 का वर्ग हो गया और 7 की घात 4 हो गई। ये 7 की घात 3 है। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7 का वर्ग 2 गुणे 49 यानी इसका 98 आया। जो प्रचलित पद्धति है वो इस तरह से है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए गुणनफल पद्धति लगाते हैं। यहां पर कैसे करना हो देखें जरा। यहां पर वर्ग का इकाई अंक और वर्गमूल का इकाई अंक, इस तालिका से वर्ग का इकाई देखेंगे, उससे वर्गमूल का इकाई देखेंगे। यहां पर वर्ग का इकाई अंक 1 है और यहां भी 1 है, तो वर्गमूल का इकाई 1 या 9। यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 है। 2 या 8 कोई भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। यहां 9 है। 3 या 7 देखें। 9 का 3 या 7। अब 6 है। 6 का
4 या 6, और यहाँ पर 5 है, 5 में 5 आ गया। यहाँ 2 शून्य हैं, अगर 2 शून्य होंगे तो 1 शून्य लेना है। वर्ग का इकाई अंक देख करके वर्गमूल का इकाई अंक हमने पहचान लिया। अब ये देखें, 1 है तो 1 या 9, 4 है तो 2 या 8, 9 है तो 3 या 7, 6 है तो 4 या 6, 5 है तो 5। और ये क्या है आपस में? परम मित्र हैं। 1 का परम मित्र 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6 और 5 का स्वयं 5। कितनी सुंदर मित्रता है, यहाँ पर भी है और घनमूल वाले में भी देखा, वहां भी मित्रता चल रही है। यानी वर्ग के इकाई अंक को देख करके वर्गमूल का इकाई अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया इकाई अंक के लिए। अब यहां पर संख्या निकटतम वर्गमूल, एक का 1 है, 4 का 2 है, यानी 1 से 3 तक एक न्यूनयन पूर्वगण, तो वर्गमूल क्या लेंगे? 1 लेंगे। 4 का 2 है, 9 का 3 है, यानी 4 से 8 तक 2, 9 का 3 है, 16 का 4 है, यानी 9 से और 15 तक 3, 4 का 16 है, 5 का 25, 16 से 24 तक ये 4 आ जाए। पच्चीस का 5 है, 36 का 6 है, तो 25 से 35 तक ये 5 आ गया। 36 में 6 और 49 में 7, तो 36 से 48 तक और 6 आ गया। 49 का 7, 64 का 8, 49 से 63 तक और 7 आ गए। 64 का 8, 81 का 9, तो 64 से 80 तक और ये 8 आ गया। 81 का 9, 100 का 10, तो 81 से और 99 तक ये 9 आ गया। इकाई अंक देख लेंगे और इससे हम दहाई अंक देखेंगे, ये इसका मतलब है। एक में 1, 4 में 2, तो 1 से 3 तक 1, 4 से 8 तक 2, 9 से 15 3, 16 से 24 4, 25 से 35 5, 36 से 48 6, 49 से 63 7, 64 से 80 8 और 81 से 99 9। इतना काम हो गया। अब देखते हैं, प्रश्न वही लेते हैं। 96 0 4, दाहिने से बाएं की ओर 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। द्वितीय मूल है 2 अंक, तृतीय मूल 3 अंक, चतुर्थ मूल 4 अंक, पंचम मूल 5 अंक। तो 96 कहां पर आ रहा है? 96 यहां आ रहा है 9। इकाई में क्या है? 4,
तो 2 या 8। बीजांक से चेक कर लेते हैं, इसका बीजांक कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ बीजांक कितना है? 2। 2 का वर्ग करेंगे 4। इसका बीजांक है 1। इसका बीजांक है 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। इसका मतलब ये नहीं है। इसका बीजांक 8 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। 64 का बीजांक है 1। इसका मतलब ये सही है। बीजांक से हमने वर्गमूल का निर्धारण कर दिया। आ रहा था 92 या 98, दोनों में से तय करना है कौन सा है। तो बीजांक ने तय कर दिया, हो गया। फिर देखिए, दाहिने से 2-2 अंक के जोड़े बनाए। एक 96 है, दूसरा 0 का। 96 से दहाई का अंक और इसके इकाई अंक से वर्गमूल का इकाई अंक 4 है। 4 में 2 या 8, तो 92 या 98 ऐसा आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं। इस 96 के कारण से 9 आया, 2 स्थानों पर लिखते हैं। इस 4 के कारण से 2, 8, यानी इसका वर्गमूल 92 या 98 है। इसका बीजांक 1 है संख्या का, ये वर्गमूल है। इसका बीजांक 2 है और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आया, यानी इसके वर्ग का बीजांक 4 होता है। 92 का वर्ग करें, उसका बीजांक 4 आएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 98 में देखते हैं, इसका 8 आया। 8 का वर्ग करेंगे तो ये 64 होता है और 64 का 1 होता है। इसका मतलब 98 है। ये इसका तात्पर्य। आप संख्याएं लाए होंगे, देखिए जरा करके, कर सकते हैं क्या? चौरानवे 009 करें वर्गमूल। चौरानवे का 9 और इस 9 का 3 या 7। इसका बीजांक 4, यहाँ पर बीजांक 3 और वर्ग करेंगे तो 9। इसका मतलब ये नहीं है। इसका बीजांक 7, वर्ग करेंगे तो 49। 4 है, इसका मतलब ये सही है। बीजांक से जांच होगी। हो गया। अब कहीं कहीं बीजांक असफल हो सकता है। वो बीजांक की असफलता नहीं है। जैसे ये ले लीजिए, 154। दो जोड़े बने, 1 और 4 के कारण से 2 या 8, 12 या 18। इसका बीजांक हुआ 9। इसका बीजांक 3 और वर्ग करेंगे तो 9। इसका बीजांक 9, वर्ग करेंगे तो 9। यानी बीजांक से तय नहीं हो सकता। अब क्या करना?
तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या है? इन दोनों के बीच की संख्या 15। 15 का वर्ग करें 225। ये जो 144 है ये 225 से छोटी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 15 से छोटी होगी, यानी क्या होगी? 12 होगी। दोनों के बीच की संख्या 15 लिया, उसका वर्ग किया तो 225। 225 से 144 छोटा है। 144 225 से छोटा है। इसका मतलब वर्गमूल 15 से छोटा हो। 15 से छोटा क्या है? 12 है। तो ये नहीं हो सकता। एक और लेते हैं प्रश्न। इसको देखिए जरा। सोलह और 81। 16 का 4 हो गया और इस एक के कारण से 1 या 9 हो गया। बीजांक से मिलाइए। यहां पर बीजांक है 7, यहां पर बीजांक 5 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे बीजांक 7 देगा। यहां पर बीजांक 4 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा। यानी दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब बीजांक से नहीं बनेगा। क्या करना फिर? बीच की संख्या 45। 45 का वर्ग 20 25 हम जानते हैं पहले से। तो ये जो संख्या है 1681 ये 20 25 से छोटी है। तो इसका मतलब यह है जो वर्गमूल है 45 से छोटा होगा। ये नहीं होगा। संख्या 45 के वर्ग से छोटी है और इसलिए वर्गमूल 45 से छोटा होगा। ये ध्यान रखने की बात है। और ऐसा इस पंक्ति में सबके साथ है। देखें जरा। इसको करें जरा। क्या होगा? 18 और 49। इसका क्या आया? 4। 9 के कारण से 3 या 7। इसका बीजांक क्या आया? 8 1 9 4 आया। यहां पर बीजांक 7। 7 के वर्ग से 4। इसका बीजांक 2। 2 के वर्ग से बीजांक 4। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। बीजांक से हम नहीं निकाल सकते। तो क्या करना?
45 बीच की संख्या, और इसका वर्ग 20 25। एकाधिक एन पूर्वेण मालूम है मुझको। और ये जो संख्या है ये छोटी है 20 25 से, और इसलिए जो वर्गमूल है वो 45 से छोटा है। ये नहीं होगा, ये होगा। हो गया, ये ध्यान रखना। करते हैं। निकालिए। इसका दहाई और इसका दहाई 3 आया, और यहां पर 5 आया, यहां पर 1, और यहां पर भी 1। यहां देखना यह है कि इसमें 35 ले लीजिए और यहां पर 55 ले लीजिए। 35 का वर्ग 12 25, 55 का वर्ग 30 25। ये संख्या इससे छोटी है तो वर्गमूल छोटा होगा, ये संख्या इससे छोटी है तो वर्गमूल 51 होगा। तो क्या आ गया? 82। एकाधिक एन पूर्वेण का लाभ क्या है हमारे लिए? एक और लेते हैं। इसका 9 और इसका 1, इसका 6 और इसका 1। क्या लेंगे यहाँ? 95 का वर्ग, यहाँ पर 65 का वर्ग। ये 90 25 है और ये 42 25। ये 90 25 से कम है और ये 42 25 से कम है। तो 91 और 61 है। 95 से छोटा, 65 से छोटा, और माइनस करना है, तो ये आ गया 30। एक प्रश्न और करते हैं। घनमूल भी है और वर्गमूल भी। निकालिए। ये क्या हो गया? 39 है, 3 और 4। यहाँ पर 2 और 2।
ये क्या है 95 और ये क्या है 41। यहाँ पर क्या बचा 12 है और यहाँ पर 54। ये उत्तर आ गया। एक प्रश्न और ले लेते हैं। करें जरा देखें। तो हम सब ने आज वर्गमूल और घनमूल की कैसे ज्ञात करना ये विधियां देखी। 770 ईस्वी में उज्जैन में एक ऋषि हुए कंक, वह अरब गए और उन्होंने अरब वासियों को गणित शास्त्र सिखाया और इसलिए अरब के लोगों ने भारतीयों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अंकों को कहा हिंदसा, हिंदुस्तान से प्राप्त अंक। कालांतर में 12वीं शताब्दी में यह गणित अरब से यूरोप गया और यूरोप के लोगों ने कहा अरेबिक न्यूमरल्स, अरबी अंक। बाद में उन सबको पता लगा कि नहीं, ये तो भारत का है। तो आजकल हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स ऐसा शब्द प्रयोग होता है अंकों के लिए। वस्तुतः वो हिंदुस्तान से प्राप्त अंक ही है। और यूरोप का क्या हाल था, तो 13वीं 14वीं शताब्दी तक उनको जोड़ना घटाना तो आता था और कहते थे गुणा भाग ये विश्वविद्यालय के विषय, और इसके आगे सीखना है तो भारत जाना पड़ेगा। भारत के गणित के इतना वैशिष्ट। वर्तमान में जो गणित है उसमें अगर हम गति बढ़ाते हैं तो शुद्धता कम हो जाती है। गणनाएं शीघ्रता से करते हैं तो शुद्धता में कमी आती है, और शुद्धता से करते हैं तो गति में कमी आती है। यानी शीघ्रता और शुद्धता में व्युत्क्रम संबंध है। लेकिन अगर हम वैदिक गणित की रीत से करें
तो शीघ्रता और शुद्धता दोनों में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि क्रियापदों की संख्या घट जाती है। अभी तक जो हम करते हैं प्रचलित पद्धति में, उसमें क्रियापद बहुत अधिक है। एक चरण के बाद दूसरा चरण, दूसरा के बाद तीसरा चरण, इसमें समय बहुत लगता है। और उनमें अगर हम शीघ्रता करते हैं, अगर कोई चरण छूट गया तो फिर अशुद्धता हो जाती है। और इसलिए वैदिक गणित की जो पद्धति है, ये भारत के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए, सबके लिए वरदान है। बहुत लंबा समय बीत चुका है। वस्तुतः अब तक ये जन जन के मन में होना चाहिए था। हमारे प्रत्येक नौनिहाल के मुंह से और वैदिक गणित की विधियां निश्चित होनी चाहिए थी। बहुत समय जा चुका है, अब समय आ गया है कि इसको जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा हम सब उठाएं, संकल्प हम सब लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये पाठ पूरा करते हैं। वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रति, आयोजकों के प्रति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति मैं कोटिशः आभार व्यक्त करता हूं। इस अंतर्जाल कार्यशाला में जो भी प्रतिभागी प्राध्यापक होंगे, प्राध्यापिकाएं होंगी, छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, जो भी श्रोतृवृंद है, सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप सभी को बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने वर्गमूल एवं घनमूल जैसे जटिल विषयों को इतने सरलतम तरीके से हम सभी छात्रों को समझाया। इस वैदिक गणित के माध्यम से हमारे मार्ग को प्रशस्त किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री पवन कुमार मिश्र सर को, जो कि वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस आमुख पटल पर वेबिनार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करें। श्री पवन सर। धन्यवाद। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम। आज वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा वैदिक गणित विषय पर आयोजित वेबिनार का 6ठ दिवस है। आज हम सभी ने घनमूल एवं वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को सरलतम पद्धति से हल करने के बारे में जाना। मैं प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो बड़े ही आसान पद्धति से हम लोग को इन जटिलतम प्रश्नों को हल करने के बारे में बताए। मैं गुरु जी द्वारा प्रथम दिवस से लेकर आज तक के व्याख्यान को सुना, जिसमें उन्होंने वर्ग, गुणांक तथा घन, वर्गमूल एवं घनमूल से संबंधित बड़े बड़े समीकरणों को वैदिक गणित के माध्यम से बड़े ही आसानी से क्षण में हल करने की पद्धति के बारे में बताया। हम लोग बहुत ही उनके इस दिशा निर्देश, इस ज्ञानवर्धन से लाभान्वित हुए। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी एवं डॉक्टर शशिकांत मिश्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया। क्योंकि अभी तक वैदिक गणित से का एक रहस्य ही सबके सामने था।
और गुरु जी ने वैदिक गणित के इन रहस्यों को बड़े ही आसानी से हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। हम लोग इससे बहुत ही लाभान्वित हुए। मैं इस वेबिनार के शामिल सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वे नियमित इस वेबिनार में जुड़कर वैदिक गणित की गूढ़ पद्धतियों को जान रहे हैं। इस वेबिनार में बताए गए सूत्र निश्चित ही उनके लिए ज्ञानवर्धक होंगे तथा आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके लिए बहुत ही सहायक होंगे। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के मल्टीमीडिया से जुड़े हुए श्री कृष्णकांत त्रिपाठी जी एवं श्री शुभम त्रिपाठी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सफल प्रयास से ही हम लोग निर्बाध रूप से वेबिनार में शामिल होकर ज्ञानार्जन कर रहे हैं। साथ ही मैं इस वेबिनार के संचालन कर रहे अध्येता श्री शिवाचित मिश्र को भी उनके सफल संचालन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपने 2 शब्दों में अपने सभी को संवेद रूप से सम्मिलित किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एवं जैसी वैदिक विज्ञान केंद्र की परंपरा रही है कि प्रत्येक सत्र के समापन में हम सभी यहाँ का ध्येय वाक्य उच्चारण करते हैं, अतः हम सभी इस ध्येय वाक्य को उच्चारित करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी प्रतिभागियों के लिए सूचना है कि कल इस सत्र का समापन समारोह है इस अंतर्जालीय कार्यशाला का, एवं कल का विषय विविध लाभ है। अतः आप सभी प्रतिभागी इसी समय पर उपस्थित होकर के विविध लाभ रूपी विषय का लाभ लें, एवं संलग्न विषय आपको एवं पाठ्य सामग्री भी उक्त वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक किशन जी को फोन करो भैया।